गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश कुमार वाजपेयी, चेयरमैन आगरा ब्रांच। सर्वप्रथम इस वेबकास्ट आगरा की ओर से जो कंपनी लॉ के ऊपर आज आयोजित की गई है, इसमें आगरा ब्रांच की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार करता हूं। इस वेबकास्ट की शुरुआत हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन श्री पंकज गुप्ता जी ने अपने प्रयासों से इसकी एक नई शुरुआत की है, जो कि आगरा ब्रांच के ही सदस्य नहीं, अपने आसपास के ब्रांचेस या पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके जरिए अपने ऑफिस में बैठे बैठे डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, आज की ज्वलंत समस्याओं के ऊपर आप ऑफिस में बैठ करके इसको देख सकते हैं तथा अपनी शंकाओं का निवारण भी कर सकते हैं एवं आगरा ब्रांच से या एक फोरम के जरिए अपने नए प्रश्न दे सकते हैं, जिसका हम लोग मिल बैठकर किसी भी स्टडी सर्कल में उसका समावेश कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं, उस पर मंथन कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में आगरा ब्रांच ने एक कड़ी शुरुआत करी है। ये हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री के रघु का एक विजन भी है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए, समय बचाते हुए हम किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं तथा मेंबर्स को लाभ दिला सकते हैं। इसी कड़ी में आज का जो एक ज्वलंत समस्या है, नया हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जो आया है, इस पे आज बहुत से संशय उत्पन्न है। इसका सही आंसर बड़े से बड़े विद्वानों के पास भी नहीं है। उसी श्रृंखला में हमने कोशिश की है इस वेबकास्ट के जरिए एक सेमिनार का आयोजित किया जाए, जिसपे कुछ उत्तर हम एक सजेशन के रूप में कह सकते हैं, यहां पर हम उसका देने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सीपी कमेटी के चेयरमैन राकेश अग्रवाल जी बैठे हुए, इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं तथा उम्मीद करते हैं आज इन्होंने कंपनी लॉ के ऊपर जो अपनी तैयारी की है, उसमें जो करंट ज्वलंत मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं हम उस पर अपनी राय बना सकते हैं। और राय बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमने कोई इस पे अपना डिसीजन दे दिया है, बल्कि एक मंथन करने के लिए जो इतने विद्वान चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए एक प्रश्न छोड़ेंगे कि हमें उसके जरिए हो सकता है आगरा ब्रांच को भी अच्छा फीडबैक मिले और हम भविष्य में उसे सुधार सके। इसी कड़ी में हम आज एक वेबकास्ट सेमिनार का आयोजित कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के विजन को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक नई सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं इसके उपरांत राकेश अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा इस बारे में कुछ अपने राय। थैंक यू वाजपेयी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, it has been a very great endeavor on part of our Agra branch, and especially for this the credit goes to our young technical committee chairman C.A. Pankaj Gupta, who has taken this initiative to just enlighten the members on various issues. And I think this particular phenomena, this particular series of program can become a very big knowledge bank for all members, not in Agra but also all over India, because this knowledge base will definitely enrich, will definitely work as a torch bearer for all of us and each of every member. Friends, today we are here to discuss a particular section or particular topic on New Companies Act 2013, which is especially section 73, section 74, which is dealing with acceptance of deposit. So just before initiating or starting this program, I would request our technical committee chairman C.A. Pankaj Gupta to say a few words. Thank you very much Rakesh sir and Vajpayee sir. First of all, I would like to thank our branch chairman. Without taking even a minute, he allowed me that Pankaj, please proceed to take webcast on Companies Act, because it is a burning issue right now. And again, this is the inspiration from our worthy president C.A. K. Raghu sir. He has started a good initiative
in the name of ICAITV.com. In the same way, we have started in Agra branch this first webcast on the burning issues on Companies Act. I am feeling proud to be a part of this first webcast on Companies Act, and now I would like to request C. Rakesh Agarwal ji, please proceed for the topic. Thank you Pankaj ji. Dear members, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी फर्स्ट आगरा की वेबकास्ट में, और मेरा प्रिविलेज है एज अ सीपी कमेटी चेयरमैन, मुझे ये अपॉर्चुनिटी हमारे चेयरमैन साहब ने दी कि आप इनिशिएट करें, आप इसको स्टार्ट करें। तो आज फ्रेंड्स हम लोग स्पेशली जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में जो इश्यूज अराइज हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। और मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों इसमें सेक्शन 179 से। सेक्शन 179 सबसे पहले बोर्ड पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, और वो ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी कोई मनी बोरो करना चाहती है तो उसको उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम कोई भी लोन या एडवांस लेना चाहते हैं तो उसके लिए बोर्ड की रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, अगर सेक्शन 180 जिसको कि डिस्कस करता है कि अगर कोई भी कंपनी जो लोन लेना चाह रही है और जो टोटल लोन का अमाउंट है इंक्लूडिंग जो पहले लोन ले चुकी है, अगर उसका जो टोटल सम है वो कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस उसके जो फ्री रिजर्व्स हैं उसके एग्रीगेट अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इनफैक्ट यहां दो ये रेस्ट्रिक्शंस हमारे कंपनीज एक्ट 2013 ने दी हैं कि एक तो हमें बोर्ड रेजोल्यूशन इन ऑल केसेस लेना है, और दूसरी बात, यदि जो बोरोइंग है, टोटल बोरोइंग है, वो अगर एक लिमिट से ऊपर जाती है तो उस केस में हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अब हम आते हैं सेक्शन 73 जो कि पेरेंट सेक्शन है और जिसको कि चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करता है। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन था पुरानी कंपनीज एक्ट में यानी कंपनीज एक्ट 1956 में, वो सेक्शन 58A था। इनफैक्ट ये जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट कंपनीज के लिए जो बोरोइंग है या जो फंड रेजिंग है उसको ये जो सेक्शन है वो काफी डिफिकल्ट बनाता है। इनफैक्ट सेक्शन 73 की अगर हम लोग वर्डिक्ट पढ़ें तो ये कहता है नो कंपनी शैल इनवाइट एक्सेप्ट और renew deposits under this act from public except in a manner provided under this chapter। तो बेसिकली अगर हमें डिपॉजिट लेना है तो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर को फॉलो करना होगा। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनफैक्ट ये डिपॉजिट है क्या? जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें डिपॉजिट की डेफिनेशन एक्ट में नहीं थी। हाँ, जो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 1975 थे वहां डिपॉजिट की डेफिनेशन जरूर थी, बट जो नया कंपनीज एक्ट है उसमें डिपॉजिट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में दी है, और जो डेफिनेशन इस प्रकार है, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट as may be prescribed in consultation with RBI। तो इनफैक्ट जो डिपॉजिट की डेफिनेशन अब आई है उसमें रिसिप्ट ऑफ मनी को हम लेते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी इन जनरल, और स्पेशली हम लोग इसमें लोन्स को भी शामिल कर रहे हैं। तो इनफैक्ट जो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई वो ये आ गई कि नाउ द लोन्स टू बी टेकन बाय द कंपनी आर डिपॉजिट्स। इनफैक्ट ये जो लोन्स हैं इनमें हमें कुछ एक्सक्लूशंस दिए हैं, और इन एक्सक्लूशंस को जो दिया गया है वो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 में प्रिस्क्राइब है। तो इनफैक्ट हम नॉर्मल कोर्स में लोन नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में जो लोन लेने का जो हमें रास्ता दिया वो इन रूल्स ने दिया, और स्पेशली जो रूल है उसमें रूल 2C ये स्पेसिफाई करता है कि हम किन किन केसेस में मनी कहां से ले सकते हैं विच विल बी परमिसिबल। इसमें जो चीजें हैं थोड़ा सा उनको एलैबोरेट कर लेते हैं हम लोग।
कि डिपॉजिट में हम लोग क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, यानी जिनके लिए हमें डिपॉजिट रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, या कहना चाहिए जिनके लिए जो डिपॉजिट से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस है वो हमें पूरी नहीं करनी पड़ेगी, उनमें ऐसे कौन कौन से हमारे पास हेड्स अवेलेबल हैं। इसमें पहला हेड है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट or from any other source where the guarantee is given by central government or state government and amount received from local authority or statutory authority। तो पहला हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर गवर्नमेंट से कोई पैसा आ रहा है तो इनफैक्ट वो बेसिकली डिपॉजिट की डेफिनेशन का फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बैंक्स, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, foreign collaborators, foreign body corporate, foreign citizens, foreign authorities, all persons resident outside India। एक हमारे पास ये एस्केप है कि अगर हमें फॉरेन सोर्स से कोई भी पैसा मिलता है तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन इसके लिए हमें जो फेमा रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट जो हम लोग शामिल करते हैं इसमें वो है लोन फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी। तो इनफैक्ट अगर हम किसी बैंक से कोई लोन या फैसिलिटी ले रहे हैं तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आती है। लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी। तो इनफैक्ट जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे अपना रिको हो गया, यूपीएफसी हो गया, इनसे भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं और यहां भी ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉलो नहीं करेंगे। इसके अलावा कॉमर्शियल पेपर्स इश्यू करके जो हम पैसा लेते हैं वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इसके अलावा अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम अदर कंपनी, दिस इज एन एस्पेक्ट। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कोई लोन ले रही है तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसके लिए हमें सेक्शन 185 और 186 के जो प्रोविजंस हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। देन अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन। तो इनफैक्ट अगर आज की डेट में कोई कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट जो पैसा रिसीव करती है वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉलो नहीं करता है, लेकिन इस पैसे को, इस अमाउंट को कंपनी को विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द रिसिट ऑफ दिस अमाउंट अलॉट करना होगा, और अगर ये अलॉट नहीं कर पाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर इस पैसे को कंपनी को वापस करना होगा, और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो 15 दिन के बाद ये जो अमाउंट है ये डिपॉजिट मान लिया जाएगा, और जो डिपॉजिट की नॉन कॉम्प्लायंसेस हैं या जो रूल्स हैं वो यहां एप्लीकेबल हो जाएंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन who at the time of receipt of this amount was a director of a company। तो इनफैक्ट अगर जिस व्यक्ति से भी हम पैसा ले रहे हैं वो पैसा लेते समय कंपनी का डायरेक्टर था तो उससे पैसा लिया जा सकता है, वहां भी कोई इश्यू नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि डायरेक्टर से भी हम लोग पैसा ले सकते हैं विदाउट कॉलिंग देम एज डिपॉजिट। अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी। तो इनफैक्ट अगर सर्विस टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपने एम्प्लॉइज से कोई भी डिपॉजिट लेते हैं तो 1 साल के बराबर, 1 साल की जो उसकी तनख्वाह है उसके बराबर अगर हम लोग कोई डिपॉजिट ले रहे हैं तो वो डिपॉजिट में फॉल नहीं करेगा, वो इसकी परव्यू से बाहर होगा। इसके अलावा नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन ट्रस्ट। तो इनफैक्ट ट्रस्ट में जो पैसा कंपनी होल्ड कर रही है वो भी पैसा डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर है, बट इट शुड बी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। ये एक स्पेशल कैटेगरी इन्होंने यहां लॉन्च की है। इसमें बेसिकली ये है कि अगर कोई कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस कोई भी पैसा एडवांस लेती है तो उसको हम लोग डिपॉजिट नहीं कहेंगे, लेकिन उस एडवांस के बारे में स्पेसिफिकेशंस हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई कंपनी अपनी गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कोई पैसा एडवांस ले रही है तो वो एडवांस डिपॉजिट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, प्रोवाइडेड द एडवांस अमाउंट इज एप्रोप्रिएटेड
against the supply of goods or provision of services within a period of 365 days. बट यहां एक रिस्ट्रिक्शन ये लगी हुई है कि जो भी आपके पास एडवांस मनी आ रहा है उसको आपको 365 डेज के अगेंस्ट 365 डेज में उस सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। इस पॉइंट की एक एक्सेप्शन है कि अगर ये जो इशू है रिगार्डिंग एडवांस ऑफ मनी ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लिटिगेशन में है तो फिर ये जो 365 डेज की लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर हम कोई एडवांस रिसीव कर रहे हैं अगेंस्ट as a consideration for property under any agreement or any arrangement and such amount is adjusted as per this agreement or arrangement, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये डिपॉजिट नहीं माना। तो इनफैक्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो एडवांस लिया जा रहा है वो भी डिपॉजिट नहीं है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा इफ वी आर टेकिंग एनी एडवांस एज सिक्योरिटी डिपॉजिट for performance of contract for supply of goods or provision of services, तो अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट हम ले रहे हैं वो भी हमारा डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। इन द सेम वे अगर कोई एडवांस रिसीव कर रहे हैं अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स तो उसको भी हम लोग इस डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हम फॉर प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ले रहे थे वहां 365 डेज की लिमिट थी, बट अदर जो 3 क्लॉजेज हैं जहां हम किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई एडवांस ले रहे हैं या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं या किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम लोग कोई डिपॉजिट ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये टाइम लिमिट या टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड नहीं है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और बैंक अपनी जो सैंक्शनिंग टर्म्स हैं उसमें ये स्टिपुलेट करता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग this much amount from the promoters or their relatives as unsecured loan to fulfill the margin requirement, in that situation that particular money shall also not be counted as deposit. तो in fact कोई लोन सैंक्शन हुआ और उसमें बैंक ने कंडीशन डाली कि promoters will introduce this much amount as unsecured loan as quasi capital, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी मनी हम उस स्टिपुलेशन के अगेंस्ट लेके आएंगे वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यहां इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये पैसा प्रमोटर से भी आ सकता है और उनके रिलेटिव से भी आ सकता है। और एक जो खास बात है वो ये है कि ये जो हम मनी ले रहे हैं इसको केवल हम तब तक रख सकते हैं जब तक कि वो लोन स्टैंड करता है। जैसे ही लोन पे आउट हो जाता है हमें उस डिपॉजिट को उस पैसे को वापस करना होगा, अदरवाइज वो डिपॉजिट काउंट होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय निधि कंपनी अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये कुछ एक्सक्लूशंस हैं जिनके ऊपर ये जो कंपनीज एक्ट है या जो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स हैं ये हमें एस्केप देते हैं, एस्केप रूट देते हैं कि इन तरीकों से हम लोग कंपनी में जो लोन है, एडवांस है या मनी है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं विदाउट काउंटिंग दैट एज डिपॉजिट। इसके बाद एक जो और एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जो हम सभी मेंबर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक टाइम बारिंग भी है जो ध्यान देने वाला है वो है सेक्शन 74। इनफैक्ट सेक्शन 74 एक सनसेट प्रोविजन है जो सेक्शन 73 से रिलेटेड है और ये जो सेक्शन है ये बात करता है कि अगर इस एक्ट के कमेंस होने से पहले यानी 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर हमने कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट की है, यानी सिंपल सी बात, अगर हमने इस लॉ का जो एग्जिस्टिंग है उसका कहीं कॉन्ट्रावेंशन किया है, ऑल्दो दैट इज नॉट कॉन्ट्रावेंशन एज पर कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन आज की डेट में वो कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है। तो अगर कहीं कोई कॉन्ट्रावेंशन है यानी अगर हमने जो अनडिजायर्ड डिपॉजिट्स हैं वो ली हुई हैं तो उनको हमें वापस करना होगा और इसके ऊपर सेक्शन 74 हमें एलैबोरेट करता है। सेक्शन 74 कहता है कि अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से पहले अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स ली हुई हैं तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को 30 जून 2014 तक आरओसी के पास एक स्टेटमेंट ऑफ डिटेल्स या स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फाइल करना पड़ेगा जिसमें कंपनी ये बताएगी कि 1 अप्रैल 2014 के टाइम पर उसके पास कितना अमाउंट डिपॉजिट के रूप में स्टैंड कर रहा था।
और ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन DPT 4 में फाइल है। तो एक जो रिक्वायरमेंट हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि 30 जून 2014 तक हर कंपनी को जिसके पास भी डिपॉजिट्स आउटस्टैंड कर रही हैं 31 मार्च 2014 में, उनको एक फॉर्मेट फाइल करना है ROC के पास जो कि DPT 4 में फाइल होगा। और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ एक CS सर्टिफिकेट भी अटैच होगा और प्लस जो डिपॉजिट्स हमने ली हुई हैं उनकी कुछ स्पेसिफाइड डिटेल्स हैं वो भी हमें इसके साथ फाइल करनी है। तो एक ये टाइम बाउंड कंप्लाइंस है जो हम सभी मेंबर्स को कंप्लीट करनी है बाय 30 जून 2014। इसके अलावा जो सेक्शन 74 है उसका क्लॉज B कहता है कि ये जो पैसा हमने जो डिपॉजिट का लिया हुआ है which now falls within the definition of deposit, that money will have to be refunded to the depositors by 31st March 2014. Sorry, 31st March 2015. तो इनफैक्ट अब एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन ROC में फाइल करनी है कि हमारे पास कौन कौन सी डिपॉजिट्स हैं 30 जून तक, और उसके बाद 31 मार्च 2015 तक हमें उनको वापस करना पड़ेगा कंपल्सरी अपने सारे डिपॉजिटर्स को। तो इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लाइंस है। हाँ, इसमें एक एस्केप रूट छोटा सा ये है कि इफ द कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू just refund these deposits to the depositors due to some genuine circumstances, in that situation the company may make an application to the tribunal for extension of time limit, और ऐसी सिचुएशन में ट्राइब्यूनल जो भी टाइम लिमिट एक्सटेंड करेगा उस टाइम लिमिट में आपको वो मनी रिफंड करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट यहाँ कंपनी के लिए एक कॉम्प्लाइंस ये भी है कि उसको पैसा ये रिफंड करना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर हम इन डिपॉजिट्स का रिफंड नहीं करते हैं तो इसमें बहुत हैवी पेनल्टीज हैं, और वो पेनल्टी है मिनिमम 1 करोड़ की पेनल्टी है और मैक्सिमम ये पेनल्टी 10 करोड़ तक जा सकती है। इसके अलावा जो भी कंपनी का ऑफिसर है हु इज इन डिफॉल्ट, he may be imprisoned for a maximum period of 7 years, and apart from this there may be a fine on that person to the tune of minimum 25 lakhs and maximum 2 crores। तो फ्रेंड्स ये जो कंप्लाइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है और हम लोग के लिए इनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं जो अपनी बात है उसको समाप्त करना चाहूँगा। तो इनफैक्ट जो सेक्शन 73 है, सेक्शन 74 है, या जो बोरोइंग्स हैं कंपनी जो ले रही है उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, इससे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। तो पंकज जी आपकी अगर कोई क्वेरीज हों। थैंक यू वेरी मच राकेश जी फॉर योर वंडरफुल डेलीब्रेशन। राकेश जी, ड्यूरिंग दिस कोर्स मेंबर्स के कई सारे क्वेश्चंस रहे हैं जी, तो वही कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने उठाना चाहूंगा जी। कि एक क्वेश्चन जो मेंबर्स का जनरली रहा है कि प्रीवियसली अनसिक्योर्ड लोन वाज अलाउड फ्रॉम मेंबर्स, यस, नाउ व्हाट इज द पोजीशन नाउ? यस, देखिए जो प्रीवियस लॉ था, प्रीवियस लॉ में पहली बात तो ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन थी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में दी हुई थी। वहाँ स्पेसिफिकेशन था कि कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी that may be cannot accept the deposit, private limited company cannot accept deposit except from its shareholders, its directors and their relatives। इसके अलावा जो पुराना जो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 1975 था, उसका जो रूल 2B था, उसमें भी जो शेयर होल्डर्स थे या मेंबर्स थे उनसे लोन लेना पॉसिबल था। लेकिन अब ये जो नया सेक्शन आया है 73, रीड विद the company's acceptance rules 2014, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी आज की डेट में मेंबर्स से कोई भी लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, शेयर होल्डर से कोई भी लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अगर करती है तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉल करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में हमारे सामने सिर्फ डायरेक्टर से लेने का ऑप्शन रह गया हो, या ये NBFC से ले, ये NBFC से या फिर जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मेजर उसमें सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस क्या है? प्राइवेट लिमिटेड में NBFC से तो आप ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में क्या कंडीशन है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो देने वाली कंपनी है, यानी जो लैंडिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सेक्शन 185 और 186 में प्रिस्क्राइब है। सेक्शन 185 तो ये कहता है कि नो कंपनी शेल
give any advance or loan to its directors or to any person in whom such director is interested. तो इनफैक्ट ये मान के चलिए, इसको अगर हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करें, यानी कंपनी टू कंपनी अगर हम लोग बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में डायरेक्टर है और वो बी कंपनी में भी डायरेक्टर है या बी कंपनी का वो मेंबर है, तो ऐसी सिचुएशन में ए कंपनी बी कंपनी को लोन नहीं दे सकती। मेंबर मीन्स शेयर होल्डर। शेयर। तो इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में ए कंपनी बी कंपनी को लोन नहीं दे सकती है। तो एक ये रेस्ट्रिक्शन है। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई इसमें कि जो एसोसिएट कंसर्न्स हैं उनमें लोन पॉसिबल नहीं है अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है, अदरवाइज प्राइवेट लिमिटेड से ले सकते हैं। और दूसरा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 186 इंपोज करता है। वो ये इंपोज करता है कि इफ एनी कंपनी इज मेकिंग एनी लैंडिंग टू एनी अदर कंपनी और एनी अदर पर्सन, in that situation the amount of such lending cannot exceed the paid up share capital, security premium plus free reserves by 60%. 60% of these amounts, yani we can call it as a own fund. 60% of own fund से ज्यादा या फिर जो फ्री रिजर्व्स हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका 100%, इन दोनों में जो भी ज्यादा है उससे ज्यादा हम टोटल एडवांस नहीं दे सकते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ ये इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है। हाँ, इसका ये एक एस्केप रूट ये है कि अगर हमें इसके ऊपर हमने फाइनेंसिंग की है या इसके ऊपर फंडिंग देनी है, तो उस केस में यू कैन पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, देन दिस इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ आप ये लोन कर सकते हैं। कैसे? राकेश जी, वन मोर क्वेश्चन कि इफ देयर इज नो डिपॉजिट outstanding as on 31st March 2014, then still we need to file DPT-4 to the ROCs? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इनफैक्ट DPT-4 हमें फाइल करना है, दिस इज वेरी क्लियर। अब DPT-4 में जो फाइल करना है उसमें क्या इंफॉर्मेशन फाइल करनी है, वो कब फाइल करना है, कब नहीं फाइल करना है, ये अपने आप में एक कंटेंशियस इश्यू है। मेरी जहां तक अपनी ओपिनियन है वो ये है कि अगर कंपनी ने 31 मार्च 2014 तक अपने सारे वो लोन जो डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, नई कंपनी चेक के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे चुका दिए हैं या कंपनी के पास उस तरह के लोन स्टैंड ही नहीं करते हैं, तो उस केस में कंपनी को DPT-4 फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि DPT-4 के को अगर आप देखें या पढ़ें तो उसमें दिया हुआ है डिपॉजिट्स एग्जिस्टिंग ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इनफैक्ट 1 अप्रैल 2014 को जब ये हमारा एक्ट कमेंस हुआ उस समय कोई भी डिपॉजिट एक्सिस्ट नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज उसके कोई लोन्स लिए हुए तो नहीं है जी, लेकिन एडवांसेस दिए हुए हैं जी, तो फाइल करने की जरूरत है? नहीं सर, देखिए DPT-4 जो हमें फाइल करना है वो केवल तब फाइल करना है जब सेक्शन 73 या 74 में आप कॉल करें, यानी जब कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं तभी आपको DPT-4 फाइल करना है। अगर एडवांसेस दिया हुआ है, आपने एडवांस दिया हुआ है तो DPT-4 की कोई दिक्कत नहीं। राकेश जी, एक और क्वेश्चन है मेंबर्स का जनरली कि क्या डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में लोन लेकर कंपनी को लोन दे सकता है? देखिए, ये एक बहुत मजेदार सी रिस्ट्रिक्शन इस कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 ने इम्पोज की है, जिसमें ये स्पेसिफिकली कहा है कि द लोन में बी टेकन फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन या हु वाज अ डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग सच लोन। उसमें एक प्रोवाइजो दिया हुआ है और उस प्रोवाइजो में ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि द डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ लैंडिंग सच मनी shall furnish a particular declaration to the company that money has been given by him not out of the borrowings from other sources. So now the director cannot give any loan to the company out of borrowings made by him in personal capacity. तो अब जो वो फंड लाएगा वो केवल अपना ही फंड कंपनी को दे सकता है, वो बाहर से borrow करके पैसा नहीं दे सकता। इसमें एक चीज है पंकज जी, मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगा जी। अगर इसमें आप लीगल शेप देना चाहें तो डायरेक्टर अगर अपने ब्लड रिलेशन से जो रिलेटिव की डेफिनेशन में आती हैं उनसे अगर कोई गिफ्ट लेता है जी, तो गिफ्ट लेने के बाद में वो उसको एज ए लोन देता है तो जो सेक्शन अप्लाई नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। और सेकेंडरी एस्पेक्ट ये है, इसका एक और शॉर्टकट है, अगर डायरेक्टर किसी दूसरी फर्म में पार्टनर है और पार्टनर में वो अपनी कैपिटल का विड्रॉल करता है या उससे पैसा लेता है, अगर वहां पे डेफिसिट भी होती है तो भी मेरे हिसाब से जो प्रोविजन लागू नहीं होगा। नहीं, इसमें एक ग्राउंड जो हम लोग समझते हैं, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, ये हो सकता है जैसे मान के चलिए कोई डायरेक्टर है
और वो कुछ कंपनी में किसी फॉर्म में प्रोप्राइटर भी है, पार्टनर भी है, वहां भी उसकी कैपिटल लगी है, तो वहां जो कैपिटल लगी है उसको विड्रॉ कर ले, विड्रॉ करके वो यहाँ उसको इन्फ्यूज कर दे, और अगर जरूरत है तो बोरोड फंड लेके वो वहां उसको इन्फ्यूज कर दे। तो दिस कैन बी तो एक प्लानिंग के तहत में आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ रास्ते हो सकते हैं जिसकी हाँ बेसिकली ये लीगल वे आउट्स हैं, या मतलब इसमें कहीं कोई लीगैलिटी नहीं है ना। इसमें पंकज जी मेन इशू है, उसको नेक्सस प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पैसा आया है क्या यही पैसा ट्रांसफर हुआ है। अगर सपोज उसके तो पुराना, मेरी ओपिनियन है, इट मे बी रॉन्ग, अगर उसका तो पुराना लोन चल रहा है लेकिन साथ में एफडी भी चल रही है और वही एफडी को कैश कराता है और फिर इसको पैसा देता है, तो नेक्सस प्रूव नहीं हो पाएगा। तो उस केसेस में ये सेक्शन लागू नहीं होगा, ये कहकर के लागू नहीं हो सकता कि सब पुराना लोन चल रहा था फिर आपने एफडी कराई थी, या एफडी करा करके जो पैसा आया है, आपको रिसेंट सोर्स देखना पड़ेगा और नेक्सस प्रूफ। नेक्सस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो देखिए, ठीक है, लॉ हमारे सामने है, डेफिनेट सी बात है, एंड इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लाइंस सेट ज्यादा है इसमें, चूंकि हमारी गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है। तो जहां तक ऐसे कुछ जो प्रोविजंस हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, या जो कहना चाहिए बिल्कुल थियोरेटिकल ग्राउंड पर बने हैं, या फिर जो बहुत बड़ी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे ये भी है कि, और या जो अपने कंपनी लॉ मिनिस्टर हैं उनसे ये भी है कि इस तरह के जो प्रोविजंस हैं उनसे जो छोटी कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल जाए। राकेश जी, कई सारे व्यूअर्स के, मेंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि नया कंपनी एक्ट है, कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या एसोसिएट कंपनी से या नॉन एसोसिएट कंपनी से इस तरीके का डिपॉजिट किया जा सकता है? ये जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया जैसे सेक्शन 185, 186 जी। तो इनफैक्ट एसोसिएट कंपनी से अगर हम लोन ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया जो देने वाली कंपनी है उसको 185 फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 185, जिसमें इनफैक्ट जो जिनमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है जिन कंपनीज में, वहां लोन पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो नॉन एसोसिएट कंपनी है वहां से लोन लिया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट अगर उस लोन की जो अमाउंट है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है तो वहां आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस। वन मोर क्वेश्चन जो कई मेंबर्स ने रखे हैं उसमें ये है कि अगर बुक्स में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है, इन दैट केस तो उसको भी डिपॉजिट की कैटेगरी में रखा जाएगा? देखिए, जो नया कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इट इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। इफ द कंपनी इज इशूइंग, मेकिंग एनी इशू एंड इट इज रिसीविंग एनी शेयर एप्लीकेशन मनी, this share application money must be allotted within a period of 60 days. Otherwise, it should be refunded within next 15 days. If this does not happen, then it would be treated as deposit. लेकिन आप बात कर रहे हैं उस एप्लीकेशन मनी की जो 31 मार्च 2014 जी, मेनली मैं यही चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन मनी 31 मार्च को स्टैंड कर रही है उसका क्या ट्रीटमेंट? देखिए, इनफैक्ट as far as this law is concerned, as far as clarifications are concerned, no such clarification has been given by the authorities as such till now, as of now. But एक जो हमारी अपनी ओपिनियन है वो ओपिनियन ये है कि जो भी आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1950 रिसीव किया था, दैट वाज विद इन द परव्यू ऑफ दैट लॉ, वो स्टैंड कर रहा है। तो कहीं भी आपका जो वायलेशन है वो नई कंपनीज एक्ट का नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको डिपॉजिट की डेफिनेशन में लाना वो मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ओपिनियन में गलत होगा। वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं होना चाहिए। बट एज अ पर्टिकुलरली माय सजेशन, अगर इस तरह का मनी कोई स्टैंड कर रहा है तो चूंकि अब जो हमें बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है उसका शेड्यूल भी चेंज हो गया है, वहां भी इसका प्रेजेंटेशन देना है। तो आई वुड सजेस्ट अवर मेंबर्स, आई वुड सजेस्ट द कंपनीज to just refund such money and come out of this. नहीं, इस केस में वैसे आपको रिफंड करना ही सोल्यूशन है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो मेन एम है या उनकी इंटेंशन है लॉ की, ठीक है एक्ट में क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंशन यही है कि रिफंड करना है। लेकिन यहाँ पर बस एक चीज और डिस्कशन करना चाहेंगे जी, कि आज की डेट में हम शेयर बुक वैल्यू से कम के अलॉट नहीं कर सकते जी, बुक वैल्यू पे अलॉट करेंगे जी। सपोज शेयर एप्लीकेशन मनी हमारा 4 साल पुराना है जी, जिस समय ये वाला कानून नहीं था बुक वैल्यू का जी, और उन्होंने 10 रुपए से ही लिया हुआ था जी, तो हम 10 रुपए पे ही क्या अलॉट कर सकते हैं उनको? देखिए इनफैक्ट अगर इस पर्टिकुलर इशू को देखें
तो आपने जो सब्सक्रिप्शन किया था इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, वो आपने नेचुरल सी बात है आपने पहले किया था जिस समय जो इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं था। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर कंपनी उसको अलॉट करती है, बिकॉज दैट इज नॉट अ फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ अ शेयर होल्डर, तो इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी अलॉटमेंट करती है तो आई थिंक दैट सेक्शन वुड नॉट बी। मेरे ख्याल से मेरी भी यही ओपिनियन है, क्योंकि उसने 10 रुपए में दिया था, हमने इतने सालों में उसको उसका ब्याज भी नहीं दिया, हमने उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, चीजें भी नहीं दी, उसका पैसा इतने सालों तक डिपॉजिट रहा है 3 या 4 साल से। तो आज की डेट में मेरी ओपिनियन है, एक्ट में क्लियर नहीं है हालांकि, कि हम 10 रुपए में ही उसको अलॉट कर सकते हैं, और इस सेक्शन से अगर उसकी अकॉर्डिंगली अथोराइज कैपिटल है उस लेवल पर, तो हम इस काम को अलॉट करके उस चीज से बाहर आ सकते हैं। तो आई थिंक वहां पर पूरा हो जाता है। कई मामलों में राकेश जी कह सकते हैं कि डाइवर्स ओपिनियन है, अभी पूरी तरीके से इश्यूज जो है। हाँ देखिए, एक्चुअली क्योंकि दिस इज अ न्यूली बॉर्न एक्ट, और इनफैक्ट जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मानसिकता क्या है, उसकी जो गतिविधियां हैं उनको समझ पाना पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड डेफिनेटली हम जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक अच्छे गार्जियन के रूप में होते हैं, अच्छे पेरेंट्स के रूप में होते हैं, जिन्हें अपने बच्चों को समझना होता है। तो इनफैक्ट इसी तरीके से हमें इस कंपनी लॉ को भी समझना पड़ेगा, इसके ऊपर डिस्कशंस रिक्वायर्ड है। और जैसे कि आज ये वेबकास्ट आपने जो ऑर्गेनाइज करी है, इस तरह की वेबकास्ट अगर आप और करेंगे तो डेफिनेटली एक कंसेंसस बनेगा एंड डेफिनेटली इन सब चीजों का सोल्यूशन निकलेगा। इन द एंड आई पंकज गुप्ता on behalf of Agra branch, thanks to the Rakesh Agrawal ji who prepared on this topic and delivered a wonderful deliberations, and also thanks to S.K. Bajpai sir, Chairman Agra branch, and thanks to the members for their cooperation all around. And I request all the members to give their feedback on this first webcast so that we got inspiration and suggestions from your side to give a series of webcasts on the burning issues, on Companies Act, on Income Tax Act, on any other matter. So please do give your feedback on the same. Thank you. Thank you. Thank you.